नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज मंथन में बात करेंगे दो अहम मुद्दों की। पहली, महाराष्ट्र की राजनीति में जो इस वक्त संकट बना हुआ है, जो असमंजस की स्थिति है, सरकार किसकी होगी, क्या उद्धव मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर कोई नया विकल्प सामने आएगा, इसको लेकर आज महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई पहुंच गई। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा दूसरा जो मुद्दा है वो है कांग्रेस पार्टी के सत्याग्रह का। कांग्रेस पार्टी ने देश भर में अलग अलग जगह सत्याग्रह की शुरुआत की है और अग्निपथ योजना सरकार की थी, उसको लेकर सरकार का कहना है, कांग्रेस पार्टी का, माफ कीजिए, कि ये जो योजना है वो गलत है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर, विधायक दल के नए नेता अजय चौधरी, उद्धव सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले में 12 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं बागी विधायकों को भी बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देने के लिए बागी विधायकों को 12 जुलाई तक की मोहलत दी है, यानी अब 14 दिन उनके पास हैं। आज यानी 27 जून की शाम 5:30 बजे तक ही विधायकों को जवाब देना था, लेकिन अब ये मोहलत बढ़ा दी गई है। तो एकनाथ शिंदे को एक बड़ी राहत, वहीं एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को कोर्ट ने एक और बड़ी राहत दी है। वो बड़ी राहत यह है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश महाराष्ट्र सरकार को दे दिया है, क्योंकि इसके पहले जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा जा रहा था महाराष्ट्र में शिवसेना की तरफ से कि हिम्मत है तो आप महाराष्ट्र आइए, मुंबई आइए, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि महाराष्ट्र की सरकार की जिम्मेदारी होगी सुरक्षा मुहैया कराना जो बागी विधायक हैं, तो शायद अब ये डर कुछ ना कुछ कहीं हद तक शिंदे गुट के बागी विधायकों का कम हो जाए। अभी राज्यपाल के पास जाने का विकल्प भी है। वही राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं जो एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल भी फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं। अब जब बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में उद्धव सरकार के अल्पमत होने का ऐलान कर दिया, तो जल्द ही भाजपा की तरफ से उद्धव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो विधानसभा अध्यक्ष फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे फिलहाल फ्लोर टेस्ट से बचना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर मौजूदा समय में फ्लोर टेस्ट हुए तो वो बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उनकी सरकार गिर सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब 14 दिन तक महाराष्ट्र की सरकार ऐसे ही अधर में रहेगी? बागी विधायक गुवाहाटी के होटल में ही टिके रहेंगे या कुछ और होगा? तो जो स्थिति है इस वक्त असमंजस की है। ऊंट किस करवट बैठेगा महाराष्ट्र में, कोई कुछ नहीं कह सकता। उधर बीजेपी ने आज महाराष्ट्र में कोर कमेटी की बैठक बुलाई, जो प्रदेश की है। देवेंद्र फडणवीस उसमें मौजूद रहे। उन्होंने अपने बंगले सागर में ये बैठक बुलाई। और उधर उद्धव ठाकरे की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि पहले मैं इस्तीफा देना चाहता था लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। शरद पवार एनसीपी प्रमुख जो हैं उन्होंने मुझे इस्तीफा देने से मना किया है। तो कुल मिलाकर अगर एकनाथ शिंदे की बात करें, उन्होंने दूरी बना रखी है शिवसेना से, और खासकर दूरी की जो वजह वो बता रहे हैं, उनका कहना है कि जो ये महाविकास अघाड़ी है इसके साथ हम सरकार नहीं चला सकते। तो महाविकास अघाड़ी से दूरी, लेकिन शिवसेना को पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है हम शिवसेना में ही थे और शिवसेना से कोई बुराई नहीं है, हम असली शिव सैनिक हैं। अब लड़ाई यहां पर यह भी हो रही है, जो शिवसेना के विधायक हैं जो मुंबई में हैं उद्धव ठाकरे के साथ, उनका कहना है हम असली शिव सैनिक हैं। एकनाथ शिंदे का कहना है कि हम असली शिव सैनिक हैं। शिवसेना भूल चुकी है कि उसकी विचारधारा क्या है, बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा क्या है, और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि ये जो किया जा रहा है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रहे हैं। इधर संजय राउत ने भी धमकी दी कि अगर हिम्मत है मुंबई आइए, और बीते 24 घंटे में देखा
महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। शिंदे गुट के विधायकों के जो कार्यालय हैं वहां तोड़फोड़ हो रही है। उधर शिंदे गुट की भी आज खिलाफत नजर आई। जो शिंदे गुट के लोग हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने भी शिवसेना का विरोध किया है। इसी पर हम बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ श्याम गिरी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुंबई से जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्याम गिरी जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? बिल्कुल आ रही है। सर, जो स्थिति है, क्या कह सकते हैं, एक बड़ी राहत आज का जो दिन रहा शिंदे गुट के लिए, बड़ी राहत का दिन था। सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दे दी है। अब इतने समय में वो फैसला कर सकते हैं, क्या उनको आगे करना है? जी बिल्कुल, यहाँ एकनाथ शिंदे की बात है तो यहाँ पर जहाँ पर इस समय ऊंचाई जो ये माना जाता है, और यहाँ पर पटाखड़ियों से काफी स्वागत हुई। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, पटाखे बजने लगे और एक तरह से सेलिब्रेशन चालू हो गया, और एक तरह से इसे एकनाथ शिंदे की जीत बताई जा रही है। और उनका मानना है कि उनके लड़का श्रीकांत शिंदे हैं, वो काफी समर्थकों के साथ में काफी जुलूस भी निकाली और पटाखे बजाए, और उनका कहना है कि हमारी आगे की रणनीति तय होगी। और जहां तक सवाल है सरकार बनाने का, तो अभी लोग सरकार बनाने की तैयारी में पूरी तरह से लग गए हैं। और यहाँ पर जो शिवसेना है, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो पूरी तरह से एकदम मायूस छा गया है वहां पर। और एकनाथ के शिंदे के जो खेमे में काफी जल्लोष का वातावरण इस समय बना हुआ है। जी श्याम गिरी जी, इधर आज देवेंद्र फडणवीस ने भी बैठक की है। पार्टी के तमाम बड़े नेता आज बैठक में मौजूद रहे हैं, कई विधायक मौजूद रहे हैं। जो विधायक हैं, तो क्या देखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं, उनको अब लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल, क्योंकि कहा जा रहा था बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि कब क्या होगा तब वो फैसला लेगी। तो ये जो बैठक थी कितनी अहम है? फिलहाल जो ये बैठक थी कोर कमेटी की थी, एक तरह से ये सरकार बनाने की ही पहली बैठक थी। ये एक तरह से अभी तक तो बैकग्राउंड में थे, अभी समझ लो एकदम फ्रंट पे आ गए हैं, और इनको जल्दी जल्दी सरकार बनाने के लिए इनकी पूरी तैयारी है। पहले ये चाहेंगे कि राज्यपाल को जो है एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है वो इस अपना समर्थन वापस ले। जैसे ही समर्थन वापस होगा, शायद राज्यपाल इनको उद्धव सरकार को बर्खास्त करके शायद इनको देवेंद्र फडणवीस को न्योता दे सकते हैं कि भाजपा अपना गवर्नमेंट अगर चाहे तो बना सकती है। उस समय ये एकनाथ शिंदे ग्रुप को मिला के ये अपना सरकार गठन कर सकते हैं। ऐसी पूरी तैयारी कोर ग्रुप में भी चल रही थी, और बाहर भी इसी तरह की चर्चा चल रही थी। जी सर, जो डिप्टी स्पीकर हैं, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव भेजा, उसको लेकर आप जवाब दीजिए। क्योंकि जो शिंदे गुट है वो डिप्टी स्पीकर से सहमत नहीं है। उनका कहना है हम डिप्टी स्पीकर की बात से सहमत नहीं है कि आप हमें नहीं बताएंगे हम अयोग्य हैं कि नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। डिप्टी स्पीकर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नेता है, और उनका एकनाथ शिंदे ग्रुप का ये आरोप है कि ये पक्षपात पूरा हो रहा है। हमको मतलब कि एक तरह से हमको परेशान करने के लिए या बर्खास्त करने की पूरी तैयारी है, ताकि हम कुछ हमारा पावर इस्तेमाल ना हो और हम जो सस्पेंड हो जाए। ये पूरी तैयारी है जो है सभापति की थी। तो उसको लेके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए, और वहां से उनको सफलता भी मिली। अभी जो स्टे मिला है, एक तरह से उनको समझ लो एक तरह से इनकी जीत मानी जा रही है एकनाथ शिंदे की, और वो पूरी तैयारी में लगे हैं कि अब हमको कोई बर्खास्त नहीं कर सकता, और हम जो है समर्थन वापस लेके हम दूसरी सरकार में समर्थन देके पूरी सरकार बना सकते हैं। जी शैलेंद्र। श्याम गिरी जी, एक सवाल बहुत लोगों के जहन में और सवाल उठ भी रहे हैं, खासकर शिवसेना की तरफ से, कि क्या आप सीधे हाई कोर्ट नहीं आ सकते थे? आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। और कभी कभी हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट भी इस बात का हवाला देता है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, जो वहां पर आप संतुष्ट ना हो तो आप हमारे पास आइए। लेकिन यहां ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो हम सबके लिए सर्वमान्य है। जी देखिए, ऐसा है कि ये मामला बहुत गंभीर था, काफी तनावपूर्ण था। गुवाहाटी और महाराष्ट्र के बीच में काफी गैप है, और ये एकनाथ शिंदे का ग्रुप जो है नहीं चाहता था कि कुछ हाईकोर्ट जो है महाराष्ट्र में है, उनको लगता था कि यहाँ पर भी हमारे साथ में पक्षपात रवैया हो जाएगा, हाईकोर्ट को डिसमैनेज किया जा सकता है और उसको मैनेज करके हमको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हालांकि हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन क्या हाईकोर्ट जाने से बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जाने में काफी समय लग सकता था, और इतना समय जितना इनके लिए बचाया जाए, ये अपने आप को सुरक्षित समझ रहे थे। तो इन्होंने सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट गए और उनका याचिका
मान ली गई, उनके लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। जी शैलेंद्र जी। श्याम गिरी जी, आज जो जानकारी मिली कि मनसे प्रमुख जो है राज ठाकरे, उनसे भी बातचीत हो रही है एकनाथ शिंदे की, कई बार बातचीत हुई है, इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि राज ठाकरे एक बड़ा नाम है महाराष्ट्र में, भले उनकी पार्टी में ज्यादा विधायक और सांसद ना हो, शिवसेना के मुकाबले एक बहुत छोटी पार्टी है मनसे, लेकिन जो विचारधारा बाला साहेब की थी, एक तेज तर्रार भूमिका, अपने तेवर के लिए बाला साहब ज्यादा जाने जाते थे, वो चीजें राज ठाकरे में हूबहू नजर आती हैं। तो राज ठाकरे से बातचीत करना ये क्या दर्शाता है? जी शैलेंद्र, आपने सही कहा कि राज ठाकरे से उनकी बात हुई थी, लेकिन उनसे जब हम इंटरनल बात करने की कोशिश की तो उनके तरफ से यही मैसेज आया कि राज ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल से फिलहाल डिस्चार्ज होकर आए हैं। उनकी तबीयत पूछने के लिए उन्होंने फोन किया था, और इसमें राजकारण का कोई बात नहीं है, और ना कोई इसमें कोई उनका लेना देना है। हालांकि जो मनसे में जहाँ तक सवाल है, तो मनसे का एक विधायक है वो ऑलरेडी पहले से ही उनके साथ में ही है, तो ऐसी कोई बात तो समझ में नहीं आई अभी तक शैलेंद्र। श्याम गिरी जी, क्या लगता है कि अब फ्लोर टेस्ट होना ही है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है जिससे उद्धव ठाकरे बचते नजर आ रहे हैं? शैलेंद्र जी, इसमें एक चीज और हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट में जब इनको समझ में आ जाए कि अब हमारी सरकार नहीं बचेगी, थी हो सकता है उद्धव जी इस्तीफा भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें इस्तीफा देने के बाद फ्लोर टेस्ट नहीं हो पाती है और उनकी इज्जत भी बच सकती है। फ्लोर टेस्ट में अगर फेल हो गए तो बिल्कुल। और श्याम गिरी जी, इसकी चर्चाएं आज शाम से शुरू भी हो गए। अभी कुछ ही देर पहले जानकारी मिल रही कि इस्तीफे वाली बात फिर से शुरू हो गई है। पहले भी कहा जा रहा था इस्तीफा देने वाले हैं, और अब कहा जा रहा अब इस्तीफा दे सकते हैं। पहले उनको एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रोक दिया था। जी बिल्कुल, ये चर्चा हो रही है, और उद्धव जी ने खुद कहा है कि हम जिस दिन उन्होंने फेसबुक पर उन्होंने लाइव किया उसी दिन इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन पवार साहब की वजह से उन्होंने रुक गए। और अब मुझे नहीं लगता कि अब वो जो है इस्तीफा देने से चुकेंगे, और जो उनकी फजीयत हो रही है उसमें शायद और फजीयत ना हो, उसको शायद रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यही कहेंगे कि हमारा जब हमारे विधायक हमारे साथ बनेंगे तो हम इस्तीफा देना ही ज्यादा बेहतर समझते हैं। और महाराष्ट्र को एक क्या ये राजनीति है, आज हमारा पलड़ा भारी है, कल उनका पलड़ा भारी है, कल उनका पलड़ा भारी है, कल हमारा पलड़ा हल्का। तो ये तो साइकिल है, ये हो सकता है शिवसेना का सहानुभूति उनको आगे बीएमसी चुनाव में देखने को मिले ये इस्तीफे को लेकर। जी शैलेंद्र, कुछ समय पहले देखें तो उद्धव ठाकरे की तरफ से या उनके बेटे आदित्य ठाकरे की तरफ से या संजय राउत की तरफ से एकनाथ शिंदे के साथ जो बागी विधायक थे या फिर एकनाथ शिंदे खुद, उनसे कहा जा रहा था जो भी समस्या आपकी हैं आप लोग मुंबई आइए, बैठकर बात करेंगे, आमने सामने बात करेंगे और कोशिश करेंगे सारी चीजें सॉल्व हो जाएं। लेकिन अभी बीते 2 दिनों से जिस तरह से तेवर नजर आए संजय राउत के, उन्होंने कहा कि आप आइए, हम तैयार हैं आपकी खातिरदारी करने के लिए, शिवसेना सड़क से संसद तक लड़ेगी, सड़क से विधानसभा तक लड़ेगी, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद बीते 2 दिनों में हमने देखा शिव सैनिकों ने बड़ा उपद्रव किया, आगजनी की, तोड़फोड़ की, जो कार्यालय हैं, जो विधायक वहां मौजूद हैं। उसके बाद आज एक बड़ा घटनाक्रम और हुआ, ईडी की तरफ से एक बार फिर से सम्मन भेजा गया संजय राउत को। इसके पहले उनकी जो पत्नी, उनसे पूछताछ हो चुकी है, उनसे खुद पूछताछ हो चुकी है। इसको कैसे देखें? कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियां दबाव बनाने की कोशिश में एक बार फिर से हैं, या फिर एक सामान्य प्रक्रिया है ईडी की? श्याम जी। जी शैलेंद्र, जो ईडी की प्रक्रिया है ये तो पहले भी हो चुकी है, अब दोबारा समन भेजना तो एक तो यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से 2 दिन से जो अग्रेसिव चल रहा था नीति, उसको हो सकता दबाने के लिए कुछ किया हो। लेकिन संजय राउत का यही कहना है कि जो हमसे पूछताछ हुई है, अब वही पूछताछ वापस होगी, और एक तरह से हमको दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम इसमें घबराने वाले नहीं है। और ईडी जो है, मेरे को लगता है कि सरकार बनने के बाद ईडी महाराष्ट्र में शायद थोड़ा सा अग्रेसिव कम होगी, मुझे ऐसा लगता है। जी चलें। श्याम जी, बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में, चाहे देवेंद्र फडणवीस हों, अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। वो बस कह रहे हैं कि इनका अंदरूनी मामला है, हम इस पर पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो क्या जो अब मोहलत मिली है 14 दिनों की, एक बड़ा समय है, तो क्या अब चीजें बन जाएंगी? क्योंकि इसके पहले भी अगर हम देखें, जब अजित पवार ने कहा था कि हमारे साथ कई सारे विधायक हैं और उनके विश्वास में देवेंद्र फडणवीस आ गए थे, फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी और वो वापस चले गए थे।
क्या वैसी स्थिति की वजह से बीजेपी अभी बोलना कुछ नहीं चाहती है, शांत है, सिर्फ चीजों को देख रही है, समझ रही है, जब उसको लगेगा हाँ सब कुछ ठीक है तो वो खुलकर सामने आएगी? जी बिल्कुल ठीक कहा शैलेंद्र जी ने कि क्योंकि बीजेपी के पहले भी इसकी फजीयत हो चुकी है, 2 दिन की सरकार गिर चुकी है, वो अब कोई ऐसा चीज नहीं उठाना चाहती, कदम नहीं उठाना चाहती कि उनकी और भी बेइज्जती हो या और भी नुकसान हो। तो बीजेपी एक तरह से पूरी साइलेंट किलर बनी हुई है पर्दे के पीछे, और वो पूरी नजर जमाए हुए कौन क्या कर रहा है और किसको क्या करना है, पूरी स्क्रिप्टिंग हो रही है। और जहाँ तक सवाल सरकार का है तो वो पूरी सरकार बनाने में पूरी तरह जुट गई है। कोर कमेटी की मीटिंग भी हुई है, हो सकता है रात को भी बड़ी मीटिंग हो और सुबह भी मीटिंग हो। अब जो है जितनी मीटिंग अब शिवसेना के पक्ष में हो रही थी, अब लगता है अब कल से जो है बीजेपी की बड़ी बड़ी मीटिंग देखने को मिल सकती है। जी शैलेंद्र। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। अर्जुन गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मुंबई से। अर्जुन जी, स्वागत है आपका चर्चा में। नमस्कार। नमस्कार सर। अर्जुन जी, इस वक्त जो स्थिति बनी हुई महाराष्ट्र में, चाहे एनसीपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, सबको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है इसके पीछे, उसकी साजिश है। बीजेपी नहीं चाहती कि हम लोग सरकार अच्छे से चलाएं, वो चाहती सरकार गिर जाए और बीजेपी सत्ता में आ जाए। क्या कहेंगे? नहीं, हम तो मौके का इंतजार कर रहे हैं, मौका देख के चौका मारेंगे। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि मौके का इंतजार नहीं कर रहे हैं, मौका बनाया ही बीजेपी ने है। नहीं, वो कुछ भी बोले, वो उनका अपना मिशन या अपने ढंग से बोल सकते हैं। हम तो मौके का इंतजार कर रहे हैं और मौका देख के ही चौका मारेंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो खबरें आ रही हैं कि हो सकता है एकनाथ शिंदे राज्यपाल से अविश्वास प्रस्ताव के लिए ना कहें और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कह दे कि हमें सरकार पर विश्वास नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव की बात करें? ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, या राज्यपाल महोदय पार्टी को बुला के ये करे कि भाई आप बहुमत सिद्ध करो। राज्यपाल महोदय शिवसेना के लोगों को बुला के, उद्धव ठाकरे को बुला के बोले कि आप अपना बहुमत सिद्ध करो, और उसी में पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। जैसा कि एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा जा रहा है, अभी तक उन्होंने शिवसेना और बाला साहब ठाकरे की कोई बुराई नहीं की। उन्होंने कहा हम असली शिव सैनिक हैं, और ऐसा भी कुछ नहीं कहा उद्धव ठाकरे को किसी को जो उनको खराब लगे। क्या यह भी हो सकता है कि जो महाविकास अघाड़ी की बुराई कर रहे हैं लगातार एकनाथ शिंदे की, इनके साथ जाना ठीक नहीं है, हमारी जो असली विचारधारा है वो इनके साथ मेल नहीं खाती है? तो क्या यह भी हो सकता है कि सारे विधायक एक हो जाए शिवसेना के, बीजेपी के साथ चले जाएं, जैसा शुरुआत में कहा जा रहा था जब चुनाव जीते थे कि दोनों की सरकार साथ चलेगी? या तो इन्हें पार्टी बनाने का मौका मिलेगा, अगर इस पर भी वो कोई पार्टी ना बना पाए तो हो सकता है वो बीजेपी के साथ चले जाए, या कुछ बाला साहब ठाकरे सेना बना के अलग पार्टी बना ले। ऐसा भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इसका समय पर उसका निवारण होगा। अभी हम बताना उचित नहीं समझते। अर्जुन जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो ईडी का सम्मन फिर से भेज दिया गया संजय राउत को, तो कहा जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि किसी तरह लोगों को परेशान किया जाए, जांच एजेंसियों का डर दिखाया जाए। एकनाथ शिंदे को लेकर भी कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे जो आज ये पूरा ड्रामा कर रहे हैं, ये पूरा जो खेला खेल रहे हैं, तो उसके पीछे भी जांच एजेंसियों का दबाव है, ये कहा जा रहा है। हेलो, इसमें खेला का कोई मतलब नहीं। ईडी आपके पास क्यों नहीं गई? ईडी मेरे पास क्यों नहीं आ रही? ईडी संजय राउत के पास ही क्यों जा रही? मतलब उन्होंने कुछ गड़बड़ किया इसलिए जा रही। ये कहा जा रहा है ना, ईडी जो है वो केंद्र सरकार के दायरे में आती है, जांच एजेंसी केंद्रीय जांच एजेंसी है सीबीआई, ईडी, तो इसका इस्तेमाल जो है केंद्र सरकार कर सकती है। अपने को बचाने के लिए संजय राउत जी इस तरह के बहाने कर सकते हैं, उनका अधिकार है, वो करे। तो आपको लग रहा है कि ऐसा कोई दबाव नहीं है? नहीं, कोई दबाव नहीं है। अगर ऐसा करना होता, जैसे आप बोल रहे हो कि ईडी केंद्र सरकार के अधीन है, तो हम 2 साल पहले ही कर लेते, 2.5 साल इनको क्यों चांस दिया होते? ठीक है, श्याम गिरी जी, क्या लगता है कि अक्सर हमने देखा है इसके पहले भी जब ऐसा हो रहा था कि सरकार नहीं बन पा रही थी, तब जब अजीत पवार काफी लोगों के साथ पहुंच गए थे बीजेपी के पास, उसके बाद शरद पवार की भूमिका काफी अहम रही थी। शरद पवार ने सब कुछ चीजों को अच्छे से मैनेज किया था, एक बड़े खिलाड़ी कहे जाते राजनीति
के, और खासकर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां तो उनका जलवा है आज भी। तो क्या शरद पवार ऐसा कुछ कर सकते हैं कि सबको मना लिया जाए और फिर से एक साथ सब आ जाएं? जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, शरद पवार जी ने पूरी कोशिश की। उन्होंने, वो तो अभी भी उद्धव साहब के साथ में खड़े हैं कि हम आपके साथ में खड़े हैं, और सरकार अभी भी बचाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। लेकिन अब जो जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है उसको देखते हुए तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अब शरद पवार जी कुछ चमत्कार कर पाएंगे। हालांकि राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है, और बीजेपी भी पूरी तरह से तैयारी में लगी हुई है, और ऐसा कुछ अब नजर नहीं आ रहा है कि पलड़ा जो है पासा पलट सके। अब इसमें कुल मिला के ये है कि सरकार, महाराष्ट्र में नई सरकार देखने को मिलेगी, ऐसा लोगों में चर्चा भी है और ऐसा महसूस भी हो रहा है। जी शैलेंद्र। श्याम गिरी जी, क्या आपको लगता है वाकई में कि जैसे कहा जाता था शिवसेना को, उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो सोच थी, विचारधारा थी, उसके बाद लगातार शिवसेना जो है बीजेपी के साथ अलायंस में रही, चाहे केंद्र की बात करें या फिर राज्य की बात करें, लेकिन अचानक से मुख्यमंत्री बनने की लालसा कहें या इच्छा कहें या स्वार्थ कहें, जो वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो क्या विचारधारा बदली है? हिंदुत्व की जो भावना है शिवसेना की वो नहीं रही? देखिए शैलेंद्र जी, जब सरकार एमवीए की बनी थी, महाविकास आघाड़ी की, तो तीन पहिए वाली सरकार थी। मतलब कि उसमें 1/3 शिवसेना, 1/3 कांग्रेस, 1/3 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अब इसमें जो दिग्गज खिलाड़ी इसमें थे शरद पवार जी, उनका पलड़ा कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा था, और जो शिवसेना के जो मंत्री थे उनको लग रहा था कि जो फंडिंग हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो एनसीपी का ज्यादा हो रहा है, हमको फंड नहीं दिया जा रहा है, हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है, और उद्धव जी किसी को मिल भी नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें पहले से चल रही थी, और काफी परेशान तो मंत्री हो चाहे विधायक सब थे ही, और वो राह देख रहे थे कि जब से राज्यसभा का रिजल्ट आया, जिस तरह से विधान परिषद का रिजल्ट आया, तो मौका देके उन्होंने जो है चौका मार के सीधा बगावत कर दिए कि भाई ये शिवसेना को खत्म करने की पूरी साजिश हो रही है, और पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना को दबाया जा रहा है, इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हावी हो रही है। तो इनको ऐसा लगा कि अब जो है ये हमारे साथ में हमारी विचारधारा से नहीं लग रही है और पक्षपात कर रही है, तो ये खाली मुख्यमंत्री पद दे के जो है बाकी चीजें अपने हाथ में रखे हुए हैं शरद पवार जी। तो वो नुकसान आगे और न हो सकता है बीजेपी के साथ जाने के बाद हमको इसका फायदा मिल जावे, तो उसको बचाने के लिए ये सब पूरा मेरे ख्याल से ड्रामा हुआ है। अर्जुन जी, क्या जो विधान परिषद के नतीजे आए उसने कहीं ना कहीं बूस्टर डोज का काम किया, जिसके बाद अचानक से ये बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं, या फिर पहले से तैयारी थी? क्यों अचानक से ये सब नहीं होता है? नहीं, देखिए ऐसा है, इन्होंने, उद्धव जी ने जो हमारे साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, ठीक है, अगर उस समय हमने इनसे गठबंधन नहीं किया होता तो हम 288 सीट पे चुनाव लड़ते थे, और कम से कम 180 सीट हमारी चुन के आती थी, और 100 लीडर हमारे तैयार हो जाते थे। लेकिन हमने इनके साथ विश्वास के साथ इनसे गठबंधन किया, इनसे मिलकर चुनाव लड़े, और नतीजा हम 106 सीट पर आए, ये 50 सीट पर आए, और उसके बाद 106 सीट वाला अपोजिशन लीडर बना और 54 सीट वाला मुख्यमंत्री बना। तो इतनी बड़ी गद्दारी को तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो हम आज से ये सब नहीं कर रहे हैं, हमारा उसी दिन से हमारा काम चालू हो गया था, और आप उसका रिजल्ट और आप सामने सामने देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अर्जुन जी, समय कम है, एक सवाल ये भी बन रहा है कि अभी तक जो डर था, जो गुवाहाटी में विधायक बैठे हैं, बागी विधायक, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी जो विधायक हैं बागी, इनको महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको सुरक्षा दी जाए, तो अब ये माने कि अब वो जो डर है वो खत्म हो गया और बहुत जल्द ये सारे लोग मुंबई आ जाएंगे? सब जैसे ये यहाँ से सूरत गए, सूरत से आसाम गए, वैसे ही वो मुंबई आ जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई डर की बात नहीं है। और जो डर की बात या कर रहा है, इस तरह का वहम फैला रहा है, वो डराने का काम कर रहा है, वो खुद डरा हुआ है। तो आपको लगता है महाराष्ट्र सरकार जो है इनको सुरक्षा देगी? पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है, देनी चाहिए। एकदम सुरक्षित रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी आपका। श्याम गिरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। तो हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र की सियासत की। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह की शुरुआत की है। देश के अलग अलग राज्यों में सत्याग्रह चल रहा है, और सत्याग्रह इस बात का है कि जो अग्निपथ योजना है उसकी खिलाफत कांग्रेस पार्टी कर रही है।
कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इसको जो योजना है उसको वापस लीजिए और जैसे पहले भर्तियां होती थी सेना में वो आप फिर से शुरू कीजिए। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन और अब हम बात करेंगे अपने दूसरे सेगमेंट में कांग्रेस पार्टी के सत्याग्रह की, जो बिल्कुल भी असरदार नजर नहीं आया, फिर असरदार आया नजर है, क्योंकि अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है, जो केंद्र सरकार की योजना है। देश के अलग अलग राज्यों में इसको लेकर कांग्रेस पार्टी धरने पर बैठी, लेकिन जो खिलाफत करनी चाहिए एक वो नजर नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी असर नहीं छोड़ पा रही कांग्रेस पार्टी। तमाम सारे सवाल भी उठ रहे हैं। आज हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग जिलों से बातचीत भी की है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इस सत्याग्रह को लेकर क्या सत्याग्रह जो है वो रंग ला पाएगा और जो मांगे हैं क्या केंद्र सरकार जो है उसे सुनेगी, इसको लेकर एक स्थिति बनी हुई है। क्या केंद्र सरकार इस योजना को वापस लेगी? हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की है कांग्रेस नेताओं से, आपको सुना देते हैं। सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कर रही है। हम इस युवाओं के, अपने देश के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए कर रहे हैं। आज ये मोदी जी ने 10 लाख नौकरियों का जो जुमला लोगों के बीच में लेके आए हैं, जो कि जिसकी शुरुआत 2 करोड़ साल में रोजगार देने की बात कह के इन्होंने शुरू करी थी और 10 लाख पे इन्होंने अब खत्म कर दिए 2 साल में। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अभी लगभग 1 करोड़ पद सरकार के खाली हैं, आप बजाय इस जुमले को देने के आप उन पदों को क्यों नहीं भर रहे? इससे ज़्यादा रोजगार आप दे सकते हैं। ऑलरेडी जो पद यहाँ पे हैं और मौजूद हैं, जो खाली पड़े हैं, आप उनमें हमारे बेरोजगारों के लिए रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? देश में अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। देश का युवा सड़कों पर है, जिनके सपोर्ट में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है कि अग्निपथ योजना जो सरकार लेके आई है उसको तुरंत रद्द किया जाए। हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इस जो 4 साल की जो नौकरी है, ठेके की नौकरी लेके आए हैं, इसको तुरंत रद्द किया जाए। इस सरकार ने चुनाव लड़ने से पहले एक चीज़ बोली थी जनता से कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो उसके हिसाब से तो आज 8 साल में करीब 16 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था। मगर आज ये लोग आके बोलते हैं, पीसी करके ये लोग बोलते हैं कि अगले 1.5 साल में सिर्फ 10 लाख रोजगार देंगे। क्या ये बात है? इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इसलिए कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग मिलकर मोदी सरकार से ये मांग करते हैं कि इस योजना को तत्काल वापस ले। यानी कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर और बाहर सड़कों पर इस योजना के विरोध में आंदोलन करती रहेगी। देखिए, हम सबको विदित है कि केंद्र सरकार के मार्फत अग्निपथ योजना लाई गई है और कहीं ना कहीं हमने देखा पूरे देश में युवा इस योजना के विरोध में आंदोलनरत हैं।
और जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड एक सैन्य प्रदेश है और एक तरीके से संविदा भर्ती के रूप में 4 साल के लिए युवाओं को एक छलावे के तौर पर एक योजना में सैन्य भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। जबकि जिसकी सत्यता यही है कि आज कहीं ना कहीं इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी प्रदेश के युवाओं को झेलना पड़ेगा तो वो उत्तराखंड के युवा हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के साथ जो धोखा किया है, जो युवा पिछले 2 साल से इस तैयारी में थे कि वो फौज में उन्होंने फिजिकल भी निकाल लिया था, कईयों ने तो जो है रिटर्न भी निकाल दिया था, तो किस इंतजार में थे कि अब हमारे लिए ज्वाइनिंग लेटर आएगा। और कुछ ये तैयारी कर रहे थे कि कोरोना काल से भर्तियां नहीं हुई थी कि फ़ौज में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सरकार ने अचानक से अग्निपथ योजना निकाल दी जिसमें सिर्फ 4 साल तक युवा फौज में रहेंगे, उसके बाद उनका भविष्य क्या होगा। नेता श्री राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया है कि हम लोग जब तक सत्याग्रह करेंगे जब तक ये केंद्र सरकार अपनी ये योजना जो है अग्निपथ वापस नहीं लेगी। हैरत की बात तो यह है कि इनसे पूछना चाहता हूँ कि 10वीं और 12वीं पास करने के बाद तो अग्निवीर बन जाता है और उसके बाद पढ़ाई करना चाहे तो क्या बनेगा। इनके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। इनकी जैसी है बात कोई समझ नहीं पा रहा, ये समझा नहीं पा रहा है, ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि संविदा में भी कोई सैनिक रखा जा सकता है। सरकार कहना है ये लाभदायक है, अभी लोगों को समझ में नहीं आ रही है, समझ में आएगी। देखिए ये आप सब जानते हैं कि अभी तक जो भी योजना केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है जबरदस्ती थोपा जाता है। ये हमेशा ये कहते हैं कि समझाया जाएगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसी कोई योजना नहीं जो आज तक समझ में आ पाई हो किसी को। कांग्रेस पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में सत्याग्रह कर रही, उसका कहना है ये योजना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, केंद्र सरकार इसको तत्काल वापस करे। अब देखने वाली बात होगी क्या ये सत्याग्रह इतना असर डाल पाएगा केंद्र सरकार पर कि वो दबाव में आए और इस योजना को वापस ले। इसी पर बात करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जनार्दन मिश्रा जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर स्वागत है आपका। राजकुमार जायसवाल जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से। राजकुमार जी आपका भी स्वागत है। इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट जो हैं आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत राजकुमार जायसवाल आप ही से करेंगे सर, कि हमने जिस तरह से देखा है कि कांग्रेस पार्टी कोशिश तो कर रही है, लेकिन क्या ये कोशिश जो है वाकई रंग ला पाएगी? निश्चित रूप से देश के युवाओं का जो भरोसा था सेना में जाके अपनी सुरक्षित नौकरी के लिए, उस भरोसे को केंद्र की भाजपा सरकार ने बिल्कुल चकनाचूर कर दिया है। और जिस तरह से एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत एक अग्निवीर योजना लाई जानी चाहिए थी, वह योजना बिल्कुल उन्होंने उसका उद्देश्य खत्म कर दिया। आज जो हमारी रेजिमेंटल व्यवस्था थी उसको ध्वस्त करके इन्होंने सैनिकों का जो गौरव था उसको खत्म करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी देश में विपक्ष में है और निश्चित रूप से जब देश के युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ किया जाएगा तो कांग्रेस बढ़ चढ़कर उसका विरोध करेगी। और जब तक ये अग्निवीर योजना, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीर का नाम दिया है, निश्चित रूप से लोगों के दिलों में इसके खिलाफ बहुत अग्नि है और तब तक ये शांत नहीं होने वाली जब तक ये योजना वापस नहीं जाएगी। और कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध करेगी, युवाओं के हक के लगातार प्रदर्शन करेगी, धरने करेगी। आज हम सब लोगों ने प्रत्येक विधानसभा में सत्याग्रह किया और उसके माध्यम से केंद्र को मैसेज देने की कोशिश की कि इस देश के युवा अकेले नहीं है। अगर आप उनका उत्पीड़न करने की कोई योजना बनाएंगे, कोई कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से पूरे भारत की जनता कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व मिलकर उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल, एक विपक्ष की जिम्मेदारी भी होती है, अगर कोई चीज ठीक नहीं है उसके खिलाफ आवाज उठाए, जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन कितना असर छोड़ पाएगी देखने वाली बात होगी। आपके पास वापस लौटेंगे। जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जनार्दन जी, कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन एक तरफ कोशिश कर रही है विपक्ष की लगातार की इसकी योजना के खिलाफत कर रही है कि ये इसे वापस लिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें केंद्र सरकार की या फिर सेना के जो अधिकारी हैं, उनका कहना है कि ये योजना बहुत अच्छी है, इसके फायदे गिनाए जा रहे हैं, लाभ गिनाए जा रहे हैं। अब युवा क्या करें? वो तैयारी करें, क्योंकि जितनी बेरोजगारी इस वक्त है देश में वो बहुत डराने वाली है। तो युवाओं को अब ये भी लगने लगा है कि ठीक है जो मिल रहा है, मरता क्या ना करता, ऐसी स्थिति की तरफ हम हैं। जनार्दन जी,
शैलेंद्र जी, देखिए ये जो मुद्दा है इसके दो पक्ष हैं। एक राजनीतिक पक्ष है जो आरोप और प्रत्यारोप पक्ष जो सत्ता में और विपक्षी पार्टियों में होता है। दूसरा पक्ष जो बड़ा पक्ष है वो जो युवाओं के भविष्य से लेकर जो चिंता व्यक्त की जा रही है उसको है। जैसा कि सेना ने खुद आकर सामने ये स्पष्ट किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा है जो बेईमानी कर रहे हैं और इसको बड़े लेवल पे हम लोग लेके आ रहे हैं। देखिए हर एक सिस्टम में एक इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। समय समय पर वो अपने धीरे धीरे वो चीजों को बदलता रहता है। जैसा आपने सेना के जो चीफ हैं उन्होंने भी ये बात स्पष्ट करी थी कि अब सेना के जो परंपरागत लड़ाई के तरीके हैं वो बदल चुके हैं। अब चीजों को अपग्रेड करने की जरूरत है। अब लोगों को ऐसे लोगों को जोड़ना है जो उस तकनीकी को वो चीजों को समझ सके। दूसरी बात, जो जॉब गारंटी की बात करते हैं, जो इन्होंने बोला कि 4 साल के बाद वो युवा भटकने वाले हैं, वो है तो उसको लेकर वो लोग कंसर्न है। उसको लेकर सरकार ने भी कुछ योजनाएं बनाई। आपने देखा कि कई राज्य सरकारों ने ये गारंटी तक दी है कि हम जो 4 साल के बाद जो युवा उधर से रिलीज होंगे हम उनको अपने यहाँ पर प्रायोरिटी में उसको मौका देंगे। और राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री उन्होंने भी बताया बीएसएफ में और भी सिक्योरिटी फोर्सेस में उनको चांस मिलेगा। तो निश्चित रूप से देखिए कोई भी योजना आती है तो सबसे पहले उसको समझने की आवश्यकता है युवाओं को भी। और जो जैसे कुछ कोचिंग संचालक इसमें सामने आए वो इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि उनकी दुकान बंद होने वाली है, अब उनकी जो कोचिंग का व्यापार है उस पर एक ग्रहण लग सकता है। तो ये अपने अपने कारण हो सकते हैं, सबके अपने अपने पहलू हैं। और बिल्कुल हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ बहुत अच्छा है जो योजना आई, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत खराब है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं जो युवा वर्षों से सपना देखता आया है कि सेना में जाकर देश की सेवा करेंगे और अचानक से उसके सामने ये इस तरह का जो योजना है वो आ जाए कि सिर्फ 4 साल, तो उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। हम समझना चाहेंगे आलोक भदौरिया जी से, वो ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। सर कैसे देख रहे हैं, क्या जहां तक अभी तक युवा प्रदर्शन कर रहे थे अब कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है, क्या लगता है आपको सरकार वापस करेगी योजना या फिर ठीक है जो कुछ है? सर देखिए, पत्रकार के तौर पर कुछ स्पेकुलेशन करना उचित नहीं होगा। सरकार की एक योजना है, सरकार ने बनाई है, उस योजना के हम लोग लाभ और फायदे के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला यह है कि ये योजना लाई क्यों गई है। सबसे पहले तो इसका उद्देश्य एक परिभाषित किया जाना चाहिए और वो सबको बताया जाना चाहिए उसका उद्देश्य क्या है। क्या वो जो जवानों की है, जो बाकी जो भर्ती थी, क्या वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? नंबर 1 पहला सवाल तो ये। तो अगर वो भर्ती बंद होनी है या नहीं होनी है ये अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया। क्या सिर्फ इसका दूसरे शब्दों में कहें, आसान शब्दों में, क्या अब सिर्फ अग्निवीर के तहत ही जवान भर्ती किए जाएंगे? नंबर 1 सवाल। अब यह है कि इसका फायदा क्या है। अब फायदा क्यों गिना रहे? क्या जो आर्मी का जो जवान जो रिटायर होता था, मान लीजिए 5 साल नौकरी करके, 10 साल करके, 14 साल करके जो नौकरी से रिटायर होता था, वो भी तो एक तमाम जगह सिक्योरिटी से लेकर तमाम जगह उसको नौकरी मिलती थी। तो इसमें नया क्या हो गया? नंबर 1। तो आपको अगर आप जब आप इसकी जरूरत बताते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्यों इस योजना को लाए, आपने वो योजना क्यों खत्म कर दी। नंबर 2, आपके यहाँ इतना एक स्किल डेवलपमेंट का बड़ा धूमधाम से प्रचार हुआ था। अब आप कह रहे हैं कि नए जमाने की टेक्नोलॉजी आ गई है। तो भाई नए जमाने की टेक्नोलॉजी से तो जो उम्र दराज है उनको ज्यादा जूझना पड़ता है, ये इतिहास साक्षी है। आज मैं बहुत साफ शब्दों में स्वीकार करूंगा और कहना भी चाहूंगा, मैं 20 साल के लड़के के बराबर टेक्नोलॉजी में नहीं कर सकता, उतनी तेज में टेक्सटिंग नहीं कर सकता, उतनी तेज में वो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि जो अधिकारी और जो बाकी लोग हैं तो क्या हम लोग उसमें पिछड़ने जा रहे हैं? तो फिर तो ड्रोन कौन चलाएगा? क्या ड्रोन हमारे वो मेजर साहब और कर्नल साहब केवल ड्रोन चलाएंगे और कोई नहीं चलाएगा? ये जो मतलब 4 साल वाले हैं इनको आप बिल्कुल अपग्रेड नहीं करना है। तो फिर वो स्किल डेवलपमेंट का क्या हुआ जो इस देश में बड़ी धूमधाम से जो की गई थी? तो सवाल है कि आप जो चीज कहना चाहते हैं वो कहिए। आप वही नहीं कह रहे हैं, उसके अलावा सारी चीजें कह रहे हैं कि उनको यहाँ नौकरी मिल जाएगी, वो इसके बाद उनको सीआरपीएफ मिल जाएगी। लेकिन उसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये नहीं कह रहे कि 25% ही मिलेगा, अप टू 25% है। बड़ा ध्यान से पढ़िएगा डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही नौकरी मिलेगी। तो फिर इतना तमाशा क्यों?
सेना हमारी जरूरत है। सेना एक लोगों के सम्मान का विषय है। आपने जो सदर शैलेंद्र कहा कि जैसे बेरोजगारी वाला आपने जो मुद्दा उठाया, बिल्कुल सही है, अभी भी सही है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इसके बावजूद बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोग जाएंगे, क्या करेंगे अगर नहीं जाएंगे तो? सवाल है कि अगर आपको इतनी बेरोजगारी की चिंता है, सब कुछ जानता है, तो केंद्र सरकार में कितने पद खाली हैं? आपकी भाजपा सरकारों में सुन लीजिए, चलिए गैर भाजपा सरकार आपकी नहीं सोचती, आपकी भाजपा सरकार तो सुन रही है, केंद्र की सरकार तो सुन रही है, केंद्र में तो आप सत्तारूढ़ हैं, तो आपने क्या अपने पद भर लिए? वो भर नहीं रहे हैं और ये 20-25 हजार का आप ये झुंझुना आप ये दे रहे हैं। भाई हर साल जो 60-70 हजार की भर्ती होती थी, अभी 2 ही साल से तो नहीं हुई, इससे पहले तो हमेशा तो होती है। आलोक जी, बाकी जगह आप कर सकते थे, जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारी विभाग हैं, वहां ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। सेना में नहीं करना चाहिए था, ऐसा बहुत सारे लोगों को कहना है। जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी जो रिटायर हो गए, उनका भी कहना है कि सेना के साथ आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए था। मुझे एक चीज ये लगती है कि भारत सरकार को सेना के 3 जनरल बड़े डेकोरेटेड जनरल्स होते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, पूरे देश सम्मान करता है, 135 करोड़ सम्मान करते हैं। वो कहते हैं कि योजना वापस नहीं होगी। योजना किसने लागू करी है? क्या भारत सरकार का कोई रोल नहीं है? भारत सरकार में तो ये माना जाता है कि कुछ लोग तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत प्रभावशाली वक्ता हैं, तो क्या वो ऐसे में नहीं आ सकते? अब सामान्य चीजों में आप आते हैं, राष्ट्र के नाम संदेश में, इसमें भी आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। इतने बड़े मुद्दा, भारतीय बहुत संवेदनशील मुद्दा है। चाइना में चीन वाले लोग बैठे हुए हैं और ना कोई घुसा है ना घुसा हुआ है, इसके बावजूद भी आप 15 दौर की बात कर रहे हैं। क्यों भाई? बात ही क्यों कर रहे हैं जब कोई ना कोई घुसा है ना घुसा हुआ है? तो वो ये भी सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान में भी एक अस्थिरता वाले हालात है। वहां पर सरकार इमरान सरकार की जिस तरीके से विदाई हुई है और नए हमारे जो पीएम बने हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर सेना में भी कुछ लेके होगा। यानी भारत 2 तरीके से मोर्चे पर फंसा हुआ है। तो इस तरीके से ऐसे में एक सेना के जवानों को डिमोलाइज करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। सर, अगर पॉलिटिकली अगर सवाल करें कि जो कांग्रेस पार्टी इस वक्त सत्याग्रह कर रही है, क्या आपको लगता है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल पाएगी? क्योंकि इसके पहले हमने देखा बहुत सारे युवा सड़कों पर उतरे थे, अब ऐसा नहीं नजर आ रहा है। तो क्या ये जो पॉलिटिकली एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का, या फिर सही में एक अच्छी कोशिश है, विपक्ष की जो भूमिका होती है वो निभा रही कांग्रेस पार्टी? नहीं, बात यह है कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट है कि उसकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, अभी जो हाल में चुनाव हुए हैं, सबसे बड़े सूबे में अभी चुनाव हुए, तो कांग्रेस का वोटर परसेंटेज बहुत नीचे चला गया। तो कांग्रेस एक अपनी राजनीतिक जमीन को पाने के लिए कोशिश कर रही है। तो उसको जो भी मुद्दा आ रहा है, मैं इसमें ये नहीं कहता कि उसमें सफल होंगी या राजनीतिक उद्देश्य है या नहीं है। राजनीतिक पार्टियों का तो धर्म ही होता है कि वो जनता के मुद्दे उठाएं और कारगर तरीके से उठाएं। क्या आपको लगता है बाकी पार्टियों को भी सपोर्ट करना चाहिए? ये जो प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है, जो बाकी पार्टियां हैं, बीजेपी को छोड़ दें? देखिए, एक है कि मुद्दा बड़ा है, ज्वलंत मुद्दा है, देश के सामने सशस्त्र सेनाओं से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। आपको ये बात सरकार से बिल्कुल विपक्ष को मांग करनी चाहिए कि आप हमको असली वजह बताएं कि ये 4 साल के लिए क्यों ला रहे हैं। क्या आपके पास पेंशन का लोड ज्यादा है? अगर पेंशन का लोड है तो क्या बाकी ब्यूरोक्रेट्स के लिए लोड नहीं है? क्या जो राजनीतिक जो नेता है, जिनको विधायकी और सांसदी का जो पेंशन मिलती है, क्या वो लोड नहीं है? तो सवाल ये है कि बेचारे एक गांव का एक तबका, एक बेचारा जो गरीब बंदा जो एक सपना देखता है, उसके लिए केवल चंद पैसे नहीं है, तो जिंदगी में उसको सम्मान भी मिलता है, समाज में उसको सम्मान मिलता है, उसके परिवार को सम्मान मिलता है। और आप ये याद करिए कि मोर्चे में ज्यादातर जो गाँव में अभी तक का जो इतिहास रहा है, ज्यादातर कफन भी ऐसे घरों के ही लोग में पहुंचे हैं ज्यादातर। इसलिए भूलना नहीं चाहिए, एक जज्बा है, इसको केवल आप 10 लाख या 9,000 या 21,000 में तोलना बिल्कुल। आदमी बचपन से सपना देखता है, जो युवा होता है कि हम जाकर देश की सेवा करेंगे, अचानक से उसको लगे सिर्फ 4 साल, तो उसे नहीं लगेगा कि 4 साल में मैं सेवा वाकई में सही मायने में कर पाऊंगा, क्योंकि अनुभव जो है वो तो 4-5 साल के बाद ही आपको आता है कि हमें और कितना मजबूती से काम करना है, चीजों को समझना है, सीखना है। सर, आपके पास लौटेंगे। राजकुमार जायसवाल हमारे साथ बने हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजकुमार जी, कहा यह जा रहा है लोगों की तरफ से या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बाकी तमाम जो संगठन है, कि कांग्रेस पार्टी जो है अपनी राजनीति चमकाना चाहती है,
अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में वो सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस समय युवाओं की जो आवाज दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उस आवाज को बुलंद करने का कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से विपक्ष का काम होता है सरकार के जो गलत फैसले होते हैं उनका विरोध करना। आज सरकार का इतना बड़ा फैसला है कि हमारे युवाओं की आशा को खत्म करने का पूरा काम किया गया है, उनको निचोड़ दे गया। आज ये अग्निवीर अग्निपति योजना आई है इनकी, आप ये देखिए बहुत जल्दबाजी में इन्होंने निर्णय लेके इस काम को किया है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को बहुत शौक है रात को 9 बजे टीवी में आने का और ये बोलने कि आज रात से ये कानून लागू। नोटबंदी इन्होंने करी, बहुत अच्छा रिजल्ट उनकी उम्मीद थी, पूरा देश उसके कारण टूट चुका है, कमर टूट चुकी है। आज दूसरा इन्होंने बहुत बड़ा गलत निर्णय लिया अग्निवीर। ये स्कीम आनी चाहिए थी, पूरे देश का स्वागत कर रहा था। कई साल से वेट हो रहा था कि एसएससी टाइप की कोई स्कीम आएगी, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऐसा कोई स्कीम लाएगी। देश के नौजवान उत्साही जो अपने आप को चाहते हैं देश सेवा में, देश के प्रति उनको प्रेम था, वो 4 साल के लिए जाना चाहते थे। ऐसे युवाओं के लिए ये स्कीम लाई गई थी। एक हमारी जो रेजिमेंटल व्यवस्था थी रेगुलर चलती रहती, उसे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए थी। इन लोगों ने बिना सोचे समझे इस स्कीम को लागू किया है। आप ये देखिए कि जो हमारी रेजिमेंटल व्यवस्था थी उसमें कम से कम 15-17 साल तक एक युवा नौकरी करके आता था और 30-35 साल तक उसको जॉब मिलता था। तो वहां पे हमारा उसके रहता था कि मैं देश का सैनिक हूं और मेरे को देश के लिए समर्पित रहना है, मेरे को देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार रहता था। उसका पुत्र भी बोलता था मेरे पिताजी फौज में, मैं भी फौज में जाऊंगा। आज 4 साल के लिए जो आप लोगों ने एक स्कीम भारत सरकार ने बनाई है, कहीं ना कहीं वो भावना देश प्रेम की फौज वाली उसको खत्म करने का काम किया है। आपने 25% लोग वहां जाएंगे रेजिमेंट में, 75% लोग वापस आएंगे। तो 75% लोगों को पहले पता होना चाहिए मुझे वापस जाना है। आज आपने 100 के 100% लोगों को इनसिक्योर कर दिया है। आपने उनको बताया कि आपको 4 साल बाद वापस आना है। 4 साल में 75% जो लोग आएंगे उसके कारण 100 के 100% लोग भयभीत है कि मेरे को 4 साल बाद वापस आना है। मैं अपने गांव में, अपने देश में, अपने लोगों के बीच में किस मुंह से वापस जाऊंगा कि 4 साल बाद मुझे वापस भेज दिया गया है। और दूसरा, अभी देखिए आपने नोट नहीं किया होगा, आज ये यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, एयरफोर्स का एग्जाम, हमारे दूसरे जो डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं, लगातार 2 साल से एयरफोर्स की भर्ती निकल रही थी और उसका इन्होंने एग्जाम भी कंडक्ट कराया, उसका रिजल्ट भी तय हो गया था, रिजल्ट डिक्लेयर करना है। लास्ट मोमेंट में 2 साल से बच्चे, उनके माता पिता एजुकेशन लोन लेकर उनको पढ़ा रहे थे, बेचारे रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे थे, डिफेंस एकेडमी में जगह जगह एडमिशन ले रहे थे, अपने आप सुबह शाम दौड़ भाग कर रहे थे। 2 साल तक उनकी वैकेंसी को रोक के रखा और अल्टीमेटली फाइनली उसको कैंसिल कर दिया गया कि सारी अग्निवीर के थ्रू होगी। जब पूरे देश में विरोध हुआ तो आपने मात्र 2 साल के लिए एज बढ़ाई। हमारे बच्चे 2 साल से वेट कर रहे थे। 2 साल कोरोना में हम लोगों ने जो पीड़ा झेली है, उस पीड़ा में भी लोगों ने अपने बच्चों के लिए पैसा निकाल के उनकी प्रैक्टिस करवाई, उनकी तैयारी कराई। एक सपना होता है कि मैं देश में जाऊंगा, देश के लिए काम करूंगा। आज वो ओवर एज हो चुके हैं। क्यों नहीं सड़कों पे उतरेंगे, क्यों नहीं ट्रेनें फूकेंगे? भले वो गलत काम कर रहे हैं, मगर एक आक्रोश है। आप वास्तव में नरेंद्र मोदी जी ईमानदार हैं तो यूपीएससी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपने बिना सोचे समझे स्कीम लाई और कहा, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी क्या सरकार इसे वापस लेती है। जनार्दन जी, एक सवाल ये भी है कि सरकार को ये भी लगता है कि अभी जिस तरह से अभी इसकी घोषणा हुई तो सड़कों पर बहुत सारे प्रदर्शन हुए देश के अलग अलग राज्यों में, फिलहाल वो थम गए हैं, अब युवा सड़कों पर नजर नहीं आ रहे विरोध करते हुए। तो सरकार को ये भी लगता है जो सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी कर रही है, कुछ दिन करेगी, कुछ महीने करेगी, ये भी शांत हो जाएगी। शैलेंद्र जी, देखिए मुझे क्या लगता है कि काफी मिसकंसेप्शन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद समझ ही नहीं गई हैं इस योजना से लेकर, इसकी वजह से भी दिक्कतें हैं। पहली चीज, जैसे ये कहा जा रहा था, देखिए जो बेसिक सिपाही जो हमारे जवान की भर्ती होती है, सैनिक की भर्ती है, वो सिर्फ अग्निपथ योजना के माध्यम से ही होगी। और दूसरी चीज ये है कि जो 4 साल के बाद का इन्होंने बोला है, आपके 4 साल जो ट्रेनिंग के होंगे उसके बाद में जो क्यों लाई गई ये योजना, इसका जो मेन रीजन ये है, आज की डेट में इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस की जो एवरेज एज है वो 35 से 36 साल है और हमको इस योजना के आने के बाद ये एज जो है 24 से 28 साल हो जाएगी, 24-26 साल। तो युवा आर्मी मिलेगी। और इस चीज को लाने में देखिए ये कोई नई योजना नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम से बदल दिया गया। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं, इजराइल में ये चीज है कि वहां पर हर युवा को कुछ वर्ष अपने आर्मी में देने पड़ते हैं। सिर्फ इजराइल की बात नहीं है, बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर हर युवा को आर्मी के लिए कुछ ना कुछ समय निकालना पड़ता है।
तो वो चीजों को अगर ये जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, अगर ये पूरी तरीके से स्टडी करी जाए कि किस चीज के लिए लाई है, और जो इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी जो भी हम 100 लोगों को लेते हैं जिसमें जो टॉप मोस्ट 25 हैं उनको हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, उनको इंडक्ट कर रहे हैं इंडियन आर्मी में, और जो 75 है उनके लिए बाकी फोर्सेस, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से लोग जाते थे वो भी तो 5 से 8 साल के लिए जाते थे, उसके बाद वो आके प्राइवेट फर्म्स में कहीं मैनेजर हैं, कहीं पर वो है, कई मेरे मित्र हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो ये कुछ ऐसा नहीं हो गया एकदम से चेंज हो गया है। ये देखिए, राजनीति के लिए तो आप किसी भी मुद्दे को किसी भी तरीके से पेश कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ ब्लंडर नहीं करने वाले हैं, और ना ही देश को बिल्कुल मोड़ के मतलब ऐसा कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि जो 75% वापस लौटेंगे, क्या गारंटी है कि इनको रोजगार मुहैया हो? हालांकि कहा जरूर जा रहा है प्रदेश सरकार जो है, खासकर बीजेपी शासित प्रदेश में, कि आप आएंगे आपको प्रायोरिटी दी जाएगी जो भी नौकरियां होंगी उसमें, लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। आलोक जी, आप ही के पास आएंगे सर। 4 साल को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं, सिर्फ 4 साल क्यों? क्या 5 या 10 नहीं हो सकते थे? कहा यह जा रहा है कि अगर 5 साल हो जाते तो जो एक्स सर्विसमैन की जो सर्विसेज होती हैं वो सारी आपको देनी पड़ती, फैसिलिटीज देनी पड़ती, उससे बचने के लिए 4 साल का जो है भर्ती निकाला है। सर, चीजें हैं, जब भी आप अग्निपथ और अग्निवीर की जब बातें होती हैं तो सबसे पहले इजराइल का उदाहरण दे दिया जाता है। तो मैं यहाँ 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहला, इजराइल की पर कैपिटा इनकम क्या है, इस पर जरूर हमको ध्यान देना चाहिए, नंबर 1। और पर कैपिटा इनकम भारत की कितनी है, इसका भी तुलना कर लीजिए। हंगर इंडेक्स में हम कहाँ खड़े हुए हैं, ये भी जरा तुलना कर लीजिए। इजराइल में बताइए कि कितने लोग बेचारे भूखे सोते हैं, भूखे पेट सोते हैं, नंबर 2। नंबर 3, इजराइल की हमेशा बात की जाती है कि वहां पर आर्मी ट्रेनिंग कंपलसरी है, फुल है कंपलसरी, लेकिन क्या आप जानते हैं वहां तनख्वाह नहीं दी जाती, तनख्वाह नहीं दी जाती। अगर आप इजराइल के साथ तुलना करें और इजराइल का अगर पूरा अध्ययन करें तो वहां तो पॉकेट अलाउंस मिलता है। दोनों में बहुत फर्क है, और उसमें ये नहीं है कि 18 साल में जाते ही आपको कर ले, आप 18 साल में भी जा सकते हैं, 20 में भी जा सकते हैं, 22 में भी जा सकते हैं। ये है वहां पर ट्रेनिंग का सच। उसमें ये नहीं है कि केवल आपको नौकरी के लिए दिया जा रहा है, आपको 30,000 के लिए दिया जा रहा है ना, वहां पर पॉकेट अलाउंस मिलता है। तो दोनों की एक तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर योजना अच्छी है, मैं तो ये मानता हूँ, आपकी मैंने सरकार की बात पर यकीन कर लेता हूँ, बहुत अच्छी योजना, तो सवाल है कि संसद किस लिए होती है? क्या उस पर बहस नहीं होनी चाहिए? क्या सार्वजनिक मंचों पर बिल्कुल चर्चा नहीं होनी चाहिए? अगर बहुत अच्छी योजना है और खासकर सेना से जुड़ा मामला है तो आपको संसद में चर्चा भी करनी चाहिए थी, सबको विश्वास में लेना चाहिए था, तब ये योजना लानी चाहिए थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपकी बात से बहुत सहमत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला हमारे लिए। आलोक जी, जनार्दन जी, आपका भी शुक्रिया, और राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के सत्याग्रह की। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि उसके सत्याग्रह के चलते सरकार अपनी योजना जो है इसे वापस ले ले, और जिस तरह से सेना भर्ती निकलती है उस तरह से भर्ती निकाली जाए। वक्त हो चला है हमारे इस बहुत खास सेगमेंट का, चलते चलते का। तो चलते चलते में आपको छोड़ जाते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ। हालांकि के न्यूज़ उसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कहा जा रहा है कि रेडिसन होटल जो है जहां पर शिवसेना के बागी विधायक रुके, वहां का वीडियो बताया जा रहा है, और विधायक का वीडियो बताया जा रहा है, डांस करते हुए विधायक उसमें नजर आ रहे हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए लहू लुहान कारते परवान इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और पेगासस अ वेपन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। कुदरत के रंग निराले हैं। प्रकृति की कलाकारी कई बार इंसानों को भी हैरान कर देती है। प्रकृति में एक से बढ़कर एक खूबसूरत कुदरती अजूबे मौजूद हैं। ऐसा ही अजूबा है एक ऐसा पेड़ जो इंद्रधनुष के 7 रंगों से सजा हुआ है। एक बार देखकर आपको लगेगा कि इसे पेंट किया गया है। प्रकृति की इस खूबसूरत कलाकारी को देखकर आप अपनी पलकें नहीं झपका पाएंगे। दुनिया में एक ऐसा पेड़ भी है जिसमें इंद्रधनुष के सारे रंग हैं। जी हाँ, यह पेड़ अपने इंद्रधनुषी रंगों के लिए जाना जाता है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे रंगीन पेड़ों में की जाती है। नहीं, ये कोई फोटोशॉप तस्वीर नहीं है। यह सच में एक पेड़ है जो इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगा है। दरअसल ये पेड़ जब अपनी छाल छोड़ने लगते हैं तो किसी इंद्रधनुष से कम नहीं लगते। यह यूकेलिप्टस की एक खास प्रजाति यूकेलिप्टस डिग्लुप्ता है जो नादरन हेमिस्फेयर में पाया जाता है। न्यू ब्रिटेन में इस पेड़ की नेचुरल ग्रोथ होती है, जबकि अब इसे दुनिया भर में उगाया जाने लगा है। इस वृक्ष की छाल कुदरती तौर पर अलग अलग रंगों में बदल जाती है। जब इन पेड़ों की छाल साल भर में छिलने लगती है तो उस पर इंद्रधनुष जैसे रंग नजर आने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही नई छाल की प्रत्येक परत परिपक्व होती है वह नीले, बैगनी, नारंगी और लाल रंग की हो जाती है। यह पेड़ नम वातावरण में पनपते हैं और हर मौसम में 3 फीट तक बढ़ सकते हैं। प्रकृति के कई अनमोल नगीनों में से एक है ये पेड़। पेड़ बहुत तेजी से बड़े होते हैं। एक साल में इनकी लंबाई 2 गुनी हो सकती है। रेनबो यूकेलिप्टस प्लमवुड का अच्छा साधन है। ये सफेद कागज बनाने के लिए एक अच्छा सोर्स है। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। कुदरत के रंग निराले हैं। प्रकृति की कलाकारी कई बार इंसानों को भी हैरान कर देती है। प्रकृति में एक से बढ़कर एक खूबसूरत कुदरती अजूबे मौजूद हैं। ऐसा ही अजूबा है एक ऐसा पेड़ जो इंद्रधनुष के 7 रंगों से सजा हुआ है। एक बार देखकर आपको लगेगा कि इसे पेंट किया गया है। प्रकृति की इस खूबसूरत कलाकारी को देखकर आप अपनी पलकें नहीं झपका पाएंगे। दुनिया में एक ऐसा पेड़ भी है जिसमें इंद्रधनुष के सारे रंग हैं। जी हाँ, यह पेड़ अपने इंद्रधनुषी रंगों के लिए जाना जाता है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे रंगीन पेड़ों में की जाती है। नहीं, ये कोई फोटोशॉप तस्वीर नहीं है। यह सच में एक पेड़ है जो इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगा है। दरअसल ये पेड़ जब अपनी छाल छोड़ने लगते हैं तो किसी इंद्रधनुष से कम नहीं लगते। यह यूकेलिप्टस की एक खास प्रजाति यूकेलिप्टस डिग्लुप्ता है जो नादरन हेमिस्फेयर में पाया जाता है। न्यू ब्रिटेन में इस पेड़ की नेचुरल ग्रोथ होती है, जबकि अब इसे दुनिया भर में उगाया जाने लगा है।
इस वृक्ष की छाल कुदरती तौर पर अलग अलग रंगों में बदल जाती है। जब इन पेड़ों की छाल साल भर में छिलने लगती है तो उस पर इंद्रधनुष जैसे रंग नजर आने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही नई छाल की प्रत्येक परत परिपक्व होती है वह नीले, बैगनी, नारंगी और लाल रंग की हो जाती है। यह पेड़ नम वातावरण में पनपते हैं और हर मौसम में 3 फीट तक बढ़ सकते हैं। प्रकृति के कई अनमोल नगीनों में से एक है ये पेड़। पेड़ बहुत तेजी से बड़े होते हैं। एक साल में इनकी लंबाई दोगुनी हो सकती है। रेनबो यूकेलिप्टस प्लबवुड का अच्छा साधन है।